5 अक्टूबर 2021 का टाइम था जब विनोद नाम का एक व्यक्ति जो कि पानीपत में रहा करता था, एक कंप्यूटर सेंटर चलाया करता था और शाम को छुट्टी कर लेने के बाद अपने कंप्यूटर सेंटर की वो अपने घर पर आ जाता है। घर पर कुछ एक टाइम बिताने के बाद बाहर की थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए या फिर वैसे ही वो अपने घर के बाहर ही जाकर बैठ जाता है। लेकिन वहां पर बैठे हुए अभी उसे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक गाड़ी काफी ज्यादा तेजी से भागी आ रही है। काफी ज्यादा तेजी से वो उसकी तरफ बढ़ रही थी और इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, उससे पहले ही वो गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। ये टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि विनोद दूसरी तरफ जा गिरता है और इस टाइम अगर देखा जाए तो टक्कर के बाद वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन अभी भी उसके पैरों में कोई खास हलचल नहीं थी, जिसके चलते कुछ ही देर बाद यहाँ आस पड़ोस में जितने भी उनके पड़ोसी रहा करते थे वो लोग वहां पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर विनोद को संभालने लगते हैं कि भाई आखिरकार तू ठीक ठाक तो है या नहीं। और दूसरी तरफ कुछ एक लोग उस ड्राइवर के पास जा पहुंचते हैं, उसे पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारते हैं। उसे भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया और वहीं पर उसकी खातिरदारी करनी शुरू कर देते हैं कि आखिरकार कौन सा नशा करके तू गाड़ी चला रहा था। वो लोग वहां पर काफी देर तक उसकी हजामत करते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को उसे पकड़ा देते हैं। दूसरी तरफ विनोद को भी संभाला जाता है, तुरंत उसे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में काफी देर तक इलाज चल लेने के बाद डॉक्टर्स का ये कहना था कि विनोद ने अपने दोनों ही पैर गंवा दिए हैं। ये घटना विनोद के लिए और उसके परिवार वालों के लिए काफी ज्यादा दुखद थी। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था कि आखिरकार उसके पति के साथ ये सब क्या हो गया और अगले काफी दिनों तक विनोद हॉस्पिटल में ही रहता है। और दूसरी तरफ वो बंदा जो कि इस तरह से नशे में गाड़ी चलाकर यहाँ पर आकर विनोद को ठोक देता है, उसे पुलिस वाले अभी भी अपने साथ पकड़कर लेकर गए हुए थे और उसके ऊपर केस चल रहा था। उसने गाड़ी चलाते चलाते किसी को ठोक दिया था, जिसके कारण बाद में उसने पुलिस वालों को ये बताना शुरू किया कि जनाब मेरा हाथ बहक गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं अचानक से क्या करूं। और यही सारी की सारी चीजें देखते हुए पुलिस वालों ने भी, और जो उसके ऊपर केस चल रहा था उसमें भी यही बात साबित होती है कि हाथ बहक जाने के कारण इसने शायद उसे ठोक दिया होगा और ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट का केस है, जिसके चलते कुछ एक दिनों बाद ही उसे बेल भी मिल जाती है। लेकिन बेल मिलने के कुछ एक दिनों बाद ही देव कुमार नाम का वो व्यक्ति विनोद के घर पर आ पहुंचता है और उससे ये बात कहता है कि भाई साहब जो भी आपके साथ ये सब हुआ है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट है और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि जो कुछ भी आपका खर्चा पानी आपको लगा है, मैं आपके पैर तो आपको वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन जो कुछ भी आप पैसे वगैरह मुझसे लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, लेकिन बदले में ये केस वापस ले लीजिए ताकि मेरी ज़िंदगी खराब ना हो और मुझे अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे दिन जेल में ना बिताने पड़े। लेकिन इस टाइम विनोद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, वो उसे लगातार भला बुरा बोलता जा रहा था कि तेरे कारण मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, आखिरकार अब मैं चलूँगा फिरूँगा कैसे और आगे की ज़िंदगी मेरी कैसे कटने वाली है। और इसी बीच इन दोनों के बीच लगातार बहस बढ़ती जाती है। लगातार देव कुमार यही बात बोल रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लगातार विनोद अपनी तरफ से ये बात बोल रहा था कि तूने भला ही ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन अब मेरे पैर तो जा चुके हैं। और इसी बहस बहस के बीच देव कुमार को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो वो अपने पास एक कट्टा रखे हुए था उसे निकालता है और विनोद कुमार के एक तो माथे में गोली मारता है और दूसरी गोली उसने उसके सीने में मारी। जैसे ही ये गोली चलती है तो अंदर विनोद कुमार की पत्नी जो कि इस टाइम घर पर ही मौजूद थी, वो इसकी आवाज़ों को सुनकर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चिल्लाते चिल्लाते बाहर आने लगती है और ये बात कहती है कि अंदर से गोलियों की आवाज़ चल रही है और जो वो आदमी यहाँ पर आया था उसने सबसे पहले तो उसके पति को नीचे गिराया, उसके बाद उसके पति को गोली मार दी है और अभी भी उसके पास बंदूक मौजूद है। यही सारी की सारी बातें वहाँ आस पड़ोस वालों को वो बाहर आकर बताती है और आस पड़ोस वाले भी इसकी गोलियों की आवाज़ सुनकर यहाँ गली में इकट्ठा हो चुके थे। और वो बंदा जैसे ही इस घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है तो उनके गली मोहल्ले वाले उसे दोबारा से घेर लेते हैं, उसे पकड़कर दोबारा से उसकी धुलाई करते हैं। और पास में ही एक पुलिस स्टेशन मौजूद था, उन पुलिस वालों को भी उन्होंने सारी की सारी घटना के बारे में बता दिया था कि जनाब ये बंदा इस तरह से यहाँ पर कुछ एक देर पहले ही आया था और अंदर यहाँ पर इसने
गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि हाँ भाई, तेरे मन में क्या है, आखिरकार तूने उस बंदे को क्यों मार डाला। जिसके बाद देव कुमार ने पूरी ही कहानी बतानी शुरू की कि जनाब, कुछ एक दिनों पहले ही इस तरीके से मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, ये बंदा अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था कि उसी टाइम मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैंने इस व्यक्ति में वो गाड़ी ठोक दी थी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आज मैं इससे माफी मांगने के लिए आया था और यही बात बोल रहा था कि वो केस वापस ले ले, लेकिन ये बंदा तो मुझे काफी कुछ भला बुरा बोल रहा था, जिसके चलते मुझे गुस्सा आ जाता है और मैंने इसे वहां पर गोली मार दी। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मैं भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही उनके गली में काफी सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और काफी बुरे तरीके से वो लोग मुझे मारने लगते हैं। उसके बाद आप लोग आ गए और पूरी की पूरी कहानी यही थी। पुलिस वालों को सारा का सारा मामला पहली बार में तो यही लगता है कि समझ आ चुका है, इस बंदे ने उसे मार डाला क्योंकि ये चाहता था कि वो अपना केस वापस ले ले, लेकिन वो केस वापस नहीं ले रहा था। यही कारण है कि इस बंदे ने उस व्यक्ति की जान ले ली। और इसी तरह इन्हीं सारी चीजों को जानते हुए विनोद की वाइफ से बात करके, उनके पड़ोसियों से पूछताछ करके कि क्या इस तरह का कुछ यहाँ पर हुआ था, वो लोग उसके ऊपर केस चलाने लगते हैं। और धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये बात साबित हो जाती है, जिसके बाद देव कुमार को जेल भेज दिया जाता है और सारा का सारा मामला शांत हो जाता है। ये घटना 2021 में घटी, लेकिन उसके बाद टाइम आया 2 जून 2024 का, जब पानीपत में मौजूद पुलिस वालों के पास एक मैसेज आता है। मैसेज में ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई थी कि जनाब 2021 में इस तरह से एक कांड हुआ था और उस सारी ही चीजों को पुलिस वालों ने ये बोलकर बंद कर दिया था कि ये इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मली एक्सीडेंट का केस है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो एक्सीडेंट का केस नहीं था, जबकि उसके पीछे एक काफी बड़ा षड्यंत्र था। आप लोग जरा चेक कीजिए। और जहां तक मुझे पता है, इस सारे ही मामले में घर वाले भी मिले हुए थे। पुलिस वालों को जैसे ही ये मैसेज मिलता है, वो अपने सीनियर को बताते हैं। सीनियर इस केस को दोबारा से रीओपन करवाते हैं और वहां पर मौजूद पुलिस वाले इस केस के ऊपर दोबारा से काम करने भी लगते हैं। और जब वो लोग इस केस के ऊपर काम कर रहे थे तो सबसे पहले तो उन लोगों ने जब इस पूरे ही केस को जाना तो उन्हें यही बात पता चली कि पहले तो एक बंदे ने इस तरह गाड़ी से किसी व्यक्ति को ठोक दिया, बाद में माफ़ी मांगने के लिए आया और इसके अलावा कुछ भी खास चीज़ नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले अपना दिमाग दौड़ाते हैं तो वो लोग हर वो तरकीब अपनाते हैं जिससे कि उन्हें पता चल पाए कि असल में इस केस के पीछे क्या है। और उन लोगों ने शुरुआत की फ़ोन रिकॉर्डिंग से। सबसे पहले उन लोगों ने उस व्यक्ति की फ़ोन रिकॉर्डिंग चेक करनी शुरू की कि 5 अक्टूबर को क्या इसने किसी के साथ बातें की है। और उसमें उन्हें पता चलता है कि देव कुमार ने एक व्यक्ति के साथ लगातार काफी देर तक बातें की थी। इससे पहले भी वो लगातार इससे टच में रहा था, लगातार वो उससे बातें कर रहा था। लेकिन स्पेसिफिक अगर देखा जाए 5 अक्टूबर को तो उस व्यक्ति ने इसके पास काफी सारे कॉल किए थे। जैसे ही पुलिस वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बंदा पानीपत का ही रहने वाला है और ये एक जिम ट्रेनर है जिसका नाम सुमित है और वो इस जगह पर काम करता है। और इसके अलावा पुलिस वालों के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, तो हम लोगों को 10 दिसंबर की भी रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन इस व्यक्ति ने इसके घर पर आकर उसे गोलियों से भून दिया था और अगर ये बंदा उससे मिला हुआ है तो उस दिन भी इसने इससे बातें की होगी। और 10 दिसंबर की जब रिकॉर्डिंग निकाली गई तो देव कुमार और सुमित के बीच काफी सारी बातें हुई थी। पुलिस वालों को पता चल चुका था कि इस केस में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये सुमित नाम का व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इसके साथ कोई और भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इस चीज को चेक करने के लिए 5 अक्टूबर की सुमित की भी कॉल रिकॉर्ड चेक की जाती है और सुमित ने भी एक व्यक्ति के पास उसी दिन काफी सारे कॉल किए थे। दूसरा अगर देखा जाए 10 दिसंबर की, जिस दिन की उस व्यक्ति को मार दिया गया था, तो उस दिन भी सुमित ने एक व्यक्ति के पास काफी सारे कॉल किए थे और जब उस दूसरे नंबर को चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि ये बंदा कोई और नहीं जबकि विनोद की पत्नी निधि है। और उसके बाद पुलिस वालों के दिमाग में ये बात आने लगती है कि जरूर यहाँ पर ये एक षड्यंत्र रचाया गया है, क्योंकि अगर नॉर्मली तौर पर कोई बंदा जाकर किसी को गोली मार दे तो उसके ऊपर एक लंबा केस चलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट कर देता है किसी गाड़ी वगैरह से तो उसके ऊपर इतना बड़ा केस नहीं चलता है। यही बात कही जाती है कि जरूर
जरूर उसका हाथ वगैरह बहक गया होगा, ब्रेक फेल हो गई होंगी, जिसके कारण कि ये एक्सीडेंट हो गया है। तो वो लोग सुमित के पास जाते हैं, उसे पकड़कर अपने साथ ले आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन सुमित ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं जिसके बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने पूरा का पूरा वो कॉल रिकॉर्ड उसके सामने रख दिया। ये बात कही कि अगर तुम इसे जानते ही नहीं हो तो तुम उससे बातें ही क्यों कर रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग निधि को भी पकड़कर ला चुके थे और सुमित को निधि के बारे में भी बताते हैं कि तुमने जो उस महिला से बातें की थी, विनोद की पत्नी से, उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था, आखिरकार वो तुमसे कांटेक्ट में क्यों थी। निधि से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है। दोनों से ही पूछताछ जब शुरू कर दी गई तो पहले तो दोनों ही मना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने एक पैतरा आजमाया। उन्होंने कहा कि निधि ने काफी सारी ऐसी बातें हमें बताई है जो कि तुम हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ निधि को भी ये बात कही जाती है कि सुमित ने हम लोगों को काफी सारी ऐसी बातें बताई है जो कि तुम अभी तक हम लोगों से छिपा रही थी। और उसके बाद उन दोनों ने ही अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताना शुरू की। और वो कहानी ये थी कि विनोद का एक कंप्यूटर सेंटर था, उसके घर परिवार था, सारी की सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब विनोद अपनी पत्नी से ये बात कहता है कि तुम्हें अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ थोड़ी जिम वगैरह करो, योगा सोगा शुरू करो, उसके बाद तुम बिल्कुल फिट हो जाओगी, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारा स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो जाएगा। पूरा का पूरा दिन तुम घर पर करती ही क्या हो, जब तुम्हारा खाली टाइम होता है सुबह शाम अपने जिम वगैरह कर लिया करो। जिसके तौर पर वो वहीं पास में मौजूद एक जिम उसे ज्वाइन करवा भी देता है। निधि हर रोज जिम जाया करती थी और इसी टाइम इसी जिम के दौरान उसकी मुलाकात सुमित नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि उसका ट्रेनर था। हर रोज उसे एक्सरसाइज करवाया करता था, हर रोज जाकर वो उससे मिला करती थी और इसी मुलाकात के चक्कर में निधि और विनोद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे कर ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। अब जिम के अलावा ये बाहर भी मिलने लगते हैं और लगातार एक दूसरे के प्यार में ये पागल होते जा रहे थे। लेकिन ज्यादा समय इस बात को नहीं लगता है। विनोद को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसके जिम ट्रेनर के साथ ही आजकल कुछ ज्यादा ही मिल रही है, जिसके चलते विनोद ने अपनी पत्नी को समझाना शुरू किया और ये बात कही कि अगर तुम चाहो तो जिम छोड़ सकती हो। और इसी तरह विनोद उसे अगले कुछ एक दिनों तक समझाता है। लेकिन दूसरी तरफ निधि सुमित को जाकर बताती है कि इस तरीके से उसके पति को पता चल चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और इस टाइम अगर देखा जाए तो वो हम दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। जिसके चलते वो लोग आराम से बैठकर अब जिम में ये प्लानिंग बनाने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से प्यार तो वो काफी ज्यादा करते हैं। इसी तरह की अगले कुछ एक दिनों तक वो लोग प्लानिंग बनाते हैं और उसके बाद सुमित ने ये बात कही कि तुम्हारा पति यूं ही तो नहीं मानने वाला, ना ही हम लोग नॉर्मली यूं मिल पाएंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ सच में ही रहना है, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम्हारे पति को बीच रास्ते से हटाना होगा। और पता नहीं उस टाइम निधि के दिमाग में क्या चल रहा था, वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। उसने ये बात कही कि वो उससे चाहती है मिलना और इनके बीच में अगर उसका पति आता है तो भले ही उसका कुछ भी करो, उसे भले ही रास्ते से हटा दो। और इन सारी ही चीजों के बारे में अब उन लोगों ने प्लानिंग बनानी शुरू की कि अगर हमें इसे रास्ते से हटाना है तो हमें इसे मारना होगा। नॉर्मली अगर हम लोग जाकर किसी शूटर को हायर कर लेते हैं तो हो सकता है वो कल को पकड़ा जाए और उसके बाद पुलिस वाले उस शूटर से जरूर पूछेंगे कि आखिरकार तुम्हारी इसके साथ दुश्मनी क्या थी। और वो व्यक्ति हो सकता है सारी ही चीजें साफ साफ पुलिस वालों को बता दे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि इन दोनों ने मिलकर उसे मरवाया है। जिसके चलते वो लोग एक ऐसे प्लान को अंजाम देते हैं जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल देखने में लगता था। वो लोग एक ऐसे बंदे को हायर करते हैं जो कि एक ड्राइवर था और उससे ये बात कहते हैं कि भाई तू भी जानता है अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति को कुचल देता है तो उसके ऊपर ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते, सिर्फ एक यही बात वो व्यक्ति बोलकर छूट सकता है कि उसका हाथ वगैरह बहक गया था और उसने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जिसके तौर पर वो लोग देव कुमार के पास जा पहुंचते हैं और इन सारी ही प्लानिंग को अंजाम देने के लिए निधि ने सबसे पहले तो काफी
सारे पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद एक गाड़ी देव कुमार को वो लोग दिलवा देते हैं। उन लोगों ने पूरी के पूरे प्लान को इस टाइम अंजाम दे लिया था कि इस टाइम विनोद वापस अपने घर पर आता है। काफी बार वो बाहर बैठा रहता है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तेजी से तुम गाड़ी भगा कर लाना। उसके बाद जो वो बाहर बैठा होगा उसके ऊपर तुम गाड़ी चढ़ा देना। बाद में जो कुछ भी होगा हम लोग संभाल लेंगे, तुम्हारी जमानत हम लोग करवा लेंगे और हो सकता है अगर तुम्हें साल 6 महीने के लिए अंदर जाना पड़े तो उसकी भी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। हम लोग तुम्हें 10 लाख रुपए देने वाले हैं। बाद में जो तुम बाहर आ जाओगे वापस तो वो गाड़ी भी तुम ही रख लेना। और इसके अलावा जब तुम जेल में रहने वाले हो तो पीछे से हम लोग तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखने वाले हैं। इन सारी ही चीज़ों को सुनकर देव कुमार भी राजी हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपनी गाड़ी लेता है, जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है और सिग्नल की वेट करता है कि विनोद वापस अपने घर पर कब आने वाला है। जैसे ही विनोद वापस अपने घर पर आता है तो सबसे पहले निधि ने सुमित के पास कॉल किया कि वो यहाँ पर आ चुके हैं। घर के बाहर इस टाइम वो बैठे हुए हैं और तुम देव कुमार को बता सकते हो। देव कुमार के पास कॉल आता है। उसके बाद देव कुमार अपनी गाड़ी भगाते हुए यहाँ पर इस गली में लेकर आता है। यहाँ पर आने के बाद विनोद के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन जब तक वो उस गाड़ी से निकलकर भाग पाता, यहाँ आस पड़ोस में जितने भी लोग रह रहे थे कुछ एक लोग तो जाकर विनोद को संभाल लेते हैं और काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर पकड़कर काफी बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद निधि को पता चलता है कि इसका पति तो अभी भी सांसें ले रहा है और अगर इसके पैरों को देखा जाए तो वो कट चुके हैं और इसका मतलब साफ साफ यही है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। तो वो अब क्या कर सकती थी, वो खुद अगर उसे मार देती तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, उसे देख रहे थे, जिसके चलते वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और तुरंत विनोद को एम्बुलेंस में लेटाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और वहाँ पर उसका इलाज जब चलने लगता है तो ये बात पता चलती है कि विनोद की जान तो बच चुकी है लेकिन उसने अपने पैर गंवा दिए हैं। और अब निधि वापस घर पर आने के बाद दोबारा से सुमित के पास कॉल करती है और ये बात बताती है कि उनका काम अधूरा रह गया है। जिसके बाद अब वो लोग ये बात कहते हैं कि अब हमें कुछ एक दिनों तक शांत रहना होगा। तब तक विनोद वापस छुट्टी लेकर घर पर आ भी चुका था, लेकिन वापस जब वो घर पर आया हुआ था तो निधि ने और सुमित ने दोबारा से प्लानिंग बनानी शुरू की। तब तक देव कुमार भी जमानत पर बाहर आ चुका था और उन लोगों ने प्लानिंग ये बनाई कि अब हम लोग दोबारा से उसके ऊपर ट्रक तो चढ़ा नहीं सकते, नहीं तो सारी की सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है हम लोग भी पकड़े जाएं। तो अब मामला ये हो सकता है कि देव कुमार माफी मांगने के नाम से उसके घर पर जाए और वहां पर जाकर उसे गोली मार दे। जिसके बाद देव कुमार को ये सारी ही चीजें समझा दी जाती हैं और ये बात भी समझा दी जाती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जैसे ही तुम वहाँ पर जेल में जाने वाले हो पीछे से हम लोग तुम्हारे पूरे ही परिवार का ध्यान रखने वाले हैं। खर्चे पानी की तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस इस बंदे को हमारे रास्ते से हटा दो। जिसके बाद देव कुमार इस बात के लिए भी राजी हो जाता है। वो दोबारा से उनके घर पर आता है और वहाँ पर आने के बाद विनोद से नॉर्मली बातें करने लगता है। सबसे पहले विनोद के घर पर पहुंचकर विनोद की पत्नी निधि से ये बात कहता है कि मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ और निधि गेट खोल देती है। जिसके बाद वो विनोद के कमरे में जाता है। वहां पर जाने के बाद कुछ एक देर तक तो बातें करता है, लेकिन उसके बाद उसे पकड़ता है और नीचे गिरा देता है उस बेड से जहां पर कि इस टाइम विनोद अपने बिना पैरों के लेटा हुआ था। जिसके बाद वो नीचे जैसे ही गिरता है विनोद, उसने उसके ऊपर अपना कट्टा तान दिया और उसके सिर में गोली मारी, उसकी छाती में गोली मारी और उसके बाद वो वहां से भागने लगता है। लेकिन जब वो वहां से भाग पाता उससे पहले ही निधि चिल्लाने लगती है और उनके आस पड़ोस वाले दोबारा से वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग विनोद को वहीं पर पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहीं पर उसकी जमकर कुटाई करते हैं। पास में ही एक पुलिस थाना था, वहां से पुलिस वाले आते हैं और उसे अपने साथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसने सारी की सारी वो स्क्रिप्टेड चीज पुलिस वालों को बताना शुरू कर दी। उसने बताया कि जनाब इस तरीके से ये बंदा मुझे माफ नहीं कर रहा था, मैं इसे यही बात बोल रहा था कि तुम्हारा जितना भी खर्चा पानी है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम क्यों मेरी जिंदगी
बर्बाद कर रहे हो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। जब ये नहीं माना तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे मार डाला, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और सारा ही मामला दोबारा से शांत हो जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ एक दिनों बाद ही विनोद का एक भाई जो कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था, उसके यार दोस्तों ने बताना शुरू किया, उनके पड़ोसियों ने बताना शुरू किया कि इसी तरीके से जब से आपके भाई ने अपनी जान गंवाई है, जो आपकी भाभी है वो अपने जिम ट्रेनर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता रही है। अब वो काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी उसके साथ अपना टाइम बिता रही है और टाइम रहते इसे संभाल लो। जिसके बाद विनोद के भाई को इस बात का शक होने लगता है कि उसकी भाभी उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब से उसके भाई ने अपनी जान गंवाई है, ये बाहर कुछ ज़्यादा ही घूमने लगी है और इस बारे में विनोद ने अपने भाई को पहले ही बता रखा था कि इस तरीके से तुम्हारी भाभी किसी जिम ट्रेनर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा धमकाया। पहले तो मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के लिए वहाँ पर भेजा था, लेकिन आज के टाइम में वो कुछ इस तरह के वहाँ पर कांड रच रही है। और उसके बाद जैसे ही विनोद के भाई को इस बारे में पता चलता है कि उसके भाई की जैसे ही मृत्यु हुई, तो अब उसकी भाभी अपने उसी जिम ट्रेनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रही है। तो उसने पानीपत पुलिस के पास ये सारे के सारे मैसेज किए कि जनाब मुझे इस बारे में शक है। पहले तो पुलिस वालों ने भी यही अंदाजा लगाया कि इस बंदे ने अभी अभी कुछ एक सालों पहले ही अपने भाई को गंवाया है और यही कारण है कि शायद इसे हर एक व्यक्ति के ऊपर शक हो रहा होगा। लेकिन जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर डिटेल से तहकीकात करने लगते हैं तो ये सारा ही मामला सामने आता है और उसके बाद इन सारे ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी भी इस केस के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उन तीनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी लगातार उनसे पूछताछ चल रही है कि क्या सारा का सारा मामला सिर्फ यही था या फिर इसके अलावा कोई और ऐसी चीज मौजूद है जो कि अभी भी आप लोग हमसे छिपा रहे हैं। और जैसे ही इस केस का अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्ड अनसोल्ड केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट नियायो बीन को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।